नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली थी आपकी, जो जिन जिन पे चैलेंज करना था, क्या सही आंसर हो सकता है, क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जो भी संशय वाले पार्ट थे। बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं उनके अंदर भी कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिन पर हम चैलेंज कर सकते हैं, तो उनको भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न है आपका कि योग तत्वोपनिषद के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण कि जैसे आप यहाँ पे देखें, शरीर की लघुता, शरीर में हल्कापन आ जाएगा, कृशता मतलब पतलापन आ जाएगा, जठराग्नि विवर्धन, जठराग्नि बढ़ जाएगी। तो इजी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जो नहीं हो सकते वो बहुत गलत दिए हैं। लोम मतलब बाल बढ़ जाएंगे, केश मोचन, केश टूट जाएंगे, तो ये तो होता ही नहीं ऐसा कुछ, ऐसा पार्ट। तो बी और डी, सॉरी बी सी और ई, बी सी ई था फोर्थ ऑप्शन इसमें बनेगा। इजी टाइप का क्वेश्चन था आपका, ये बन जाएगा। फिर योग सूत्र से आपका क्वेश्चन है आपका विभूति पाद से कि काय संपत कौन से हैं। तो 4 काय संपत होते हैं आपके: रूप, लावण्य, बल, वज्र, संहननत्व। तो लावण्य भी है, वज्र संहनन भी है आपका, और बल भी है। प्राप्ति और आस्वाद वाला नहीं है। तो ए बी डी, ये भी इजी क्वेश्चन ही कहूंगा मैं। तो सेकंड आपका इसमें पार्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी पातंजल से ही है। योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं, ये विभूति पाद से ही है कि स्वार्थ पर संयम करने से पुरुष ज्ञान होता है। उस पुरुष ज्ञान के बाद में 6 सिद्धियां प्राप्त होती: प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। तो श्रावण आ गया, उसमें वेदना आ गया और वार्ता आ गया। तो बी डी ई, ये ऑप्शन आपका बनेगा बी डी अर्थात थर्ड ऑप्शन। ये थोड़ा सा मॉडरेट तक है, हल्का सा, एकदम से माइंड क्लिक नहीं करता, लेकिन है डायरेक्ट फैक्ट। तो आप मॉडरेट और इजी के बीच में आप इसको कह सकते हो। सही आंसर उन्होंने दिया है। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि परिणाम है। तो ये भी विभूति पाद से ही, वहां पे 3 परिणाम आपके आते हैं: निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। और इससे आप देखेंगे 1-2 बार से लगातार प्रश्न भी आ रहे हैं। तो समाधि परिणाम में क्या होता है आपका? सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, बी और डी आपका बनेगा। निरोध में क्या होता है? व्युत्थान संस्कारों का अभिभव और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव, ये निरोध में होता है। एकाग्रता में तुल्य प्रत्यय में पूर्व काल का शांत होना, उत्तर काल का उदित होना। ठीक है, तो यहाँ पे तो समाधि का पूछा था, तो बी और डी ये आपका ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन। ये भी आपका मॉडरेट तक आप कह सकते हो, इजी की तरफ ज्यादा है। सही आंसर दिया उन्होंने। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है, कौन कौन से नियम वहां पे स्वीकार किए गए हैं? तो इसमें भी आपका एक कहानी बनाई गई थी, हमने याद किया था जब तसादा हरिवेद ही मत, जब यहाँ से करके। तो इसमें आस्तिकता आ जाएगा आपका, दान आ जाएगा आपका, और ईश्वर पूजा, बी सी ई ये आपके आएंगे नियम के अंतर्गत। तो थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। हठ प्रदीपिका में स्वात्मराम जिनको कुलीन मानते हैं उनके लक्षण हैं। तो यह भी कुलीन का पार्ट, ये भी क्लास में संकेत किया था कि गोमांस का जो भक्षण करता है और अमर वारुणी का जो पान करता है उसको उन्होंने कुलीन माना था। तो गोमांस का अर्थ था वहां पे कि जिह्वा का तालु में प्रवेश, उसको गोमांस कहा था। और वहां तालु मंडल से होने वाले अमृत के स्राव का पान करना अमर वारुणी का पान कहा था। तो इसमें सी और डी ये आपका कॉम्बिनेशन बनता फर्स्ट ऑप्शन। ये भी आपका लगभग इजी टू मॉडरेट का ही पार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ही आपका ये फैक्ट पूछा गया है, लेकिन थोड़ा अंदर से है, इसलिए मॉडरेट की तरफ आप इसको कह सकते हो। सही आंसर उन्होंने स्वीकार भी किया है। शिव संहिता के अनुसार नियम है, ये है आपका हार्ड क्वेश्चन। अब वहां पे क्या है, शिव संहिता के तृतीय पटल है शायद मेरे ख्याल से, वहां पे साधक और बाधक की बात आती है कि कौन कौन सी चीजें योगी को नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी करनी चाहिए। तो वहां पे आपके नोट्स में लिखा होगा कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो वहां पे कुछ शब्द हैं, धृति भी है आपका, वहां पे आपका शौच भी है, ये सब शब्दों का प्रयोग वहां पर किया। देखिए, हम आपको नोट्स भी दिखा रहा हूं आपको, देखो धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, तो यही वर्ड वहां पर यूज किए हैं उन्होंने। देखिए यहाँ पर भी धृति मतलब धैर्य, क्षमा, शौच। तो ए सी अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसलिए कठिन हो गया कि तो बीच में संदर्भ से पूछ रखा, क्योंकि शिव संहिता में बहुत फैक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। और वहां पे नियम करके लिखा तो है, लेकिन वहां पे नियम का अभिप्राय होता है कि जिन जिन पे हमें नियम पूर्वक पालन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है नियम की यम नियम वाला पार्ट है, तो बच्चे का फोकस वहां पर जाता है।
लेकिन यहाँ पे नियम का पार्ट है कि जिनको हमें करना चाहिए, तो ये साधक के रूप में वहां पर आपके बताए गए हैं। तो ये नोट्स में है आपका, उसको देख के अगर आप किसी को अगर वो पूरे नोट्स याद होते तो एकदम से माइंड क्लिक करता कि धैर्य, क्षमा, शौच आदि तो मैंने पढ़े हैं वहां पर, साधक के अंदर आते हैं, तो उससे आप इसको ठीक कर सकते थे। लेकिन फिर भी हार्ड क्वेश्चन में कहूंगा इसको। अगला है आपका कि कैटोजेनिक जो अमीनो एसिड होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। ये भी हार्ड क्वेश्चन है। इस तरह के कुछ 2-4 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछते हैं और इनको कवर करना भी काफी कठिन होता है। कितना कितना पार्ट हम पढ़ पाएंगे एनाटॉमी आदि या इन सब चीजों का। तो इसमें ल्यूसीन और टायरोसाइन और आइसोल्यूसीन, फिनाइललाइनाइन आदि ये सब आपके पार्ट होते हैं। तो सी और डी थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा और सही ही दिया उन्होंने भी, गलत नहीं दिया है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, हमने किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कई सारे हार्मोन्स हैं आपके जो सिक्रेट किए जाते हैं, जैसे ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हो गया आपका। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी नहीं होते। एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन ये आपके अलग हैं, एड्रीनल से होते हैं। कोर्टिसोल भी है, ट्राइयोडायथन T3 है, ये सब उसी के ही हैं। तो ए और सी ये 2 ऑप्शन आपके बनेंगे। ये इजी क्वेश्चन में ही कहूंगा इसको, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये भी हार्ड क्वेश्चन है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं कि जो लंग की कैपेसिटी वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप देखेंगे वहां पर जो वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड, इसमें कई सारे आपके अंदर के पार्ट आते हैं, वो अभी बताने का समय नहीं है, फिर बाद में समझा सकते हैं उसको। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को ही वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल जो वॉल्यूम है, इनको मिलाकर ही जो मैक्सिमम जो लंग की टोटल कैपेसिटी हो सकती है इनहेलिंग की, उसको कहा जाता है TLC। तो सही ऑप्शन भी कुछ स्वीकार किया है, डी और ई। ऑनलाइन में आप देखेंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बनेगा, कहीं पर कुछ अलग है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, कहीं पर एक्सपिरेटरी है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। डी और ई वाला पार्ट ऑथेंटिक ही इन्होंने दिया है, फोर्थ ऑप्शन, और सही स्वीकार किया है इन्होंने। अगला आपका आपह की उत्पत्ति कहां से, मतलब जल की उत्पत्ति, ये इजी पार्ट है। तो जो आपका क्रम चलता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो आकाश फिर वायु फिर अग्नि, इन 3 से मिलाकर तब आपकी जल की उत्पत्ति होती है। ये शिव संहिता के साथ आप इसको मैच कर सकते हो। तो ए बी ऐसा थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा और उन्होंने सही ही दिया है। अगला आपको साधक को निम्नलिखित कठोर नियमों एवं विनियमों में आग्रहित नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपका संशय है कि किन किन में उसको ये आग्रह नहीं करना है। तो प्रातः स्नान का पाठ कई स्थानों पे आता है, प्रातः स्नान है, वन स्त्री पथ सावन आदि कई चीजें आती हैं। व्रत का भी है, उपवास आदि जो कष्ट देने वाले कार्य है वो। 2 तो मैच हो गए, बी और डी ये हो गया। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है वो BCD, शीत जल से स्नान, और मेरी जानकारी के आधार पे ठंडे जल से स्नान की बात कहीं पर भी नहीं कही है। अगर ग्रंथ के आधार पर देखें तो ये भी आपका चैलेंज का पार्ट बनता है। दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, ये भी एक पार्ट है। तो अब देखें कि अगर हम ये देखें कि जो दिए हैं उनमें से बेटर क्या हो सकता है, वो तो ठीक है। प्रातःकालीन स्नान हो गया, शीत जल से स्नान हो गया, क्योंकि स्नान की बात तो है ही प्रातःकाल की, तो ठंडा जल भी ले लिया। व्रत करना दिया ही है। संतुलित आहार तो अच्छा होता है, इसमें कोई बात नहीं। संकल्प रखने वाला पार्ट भी ठीक है, लेकिन फिर भी शीत जल वाला नहीं दिया कहीं पर। और हम देखें तो दृढ़ संकल्प वाला भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे साधक बाधक तत्व में, बाधक में नियमाग्रह भी आता है, नियम के प्रति आग्रह नहीं होना चाहिए। तो उस दृष्टि से संकल्प रखना या नियम कोई बना के रखना, तो वो मना किया उन्होंने। तो इस चीज की दृष्टि से आपका बी प्रातःकालीन स्नान हो गया, डी हो गया और ई हो गया, इनको आप चूज कर सकते हैं। शीतल जल वाले के लिए कह सकते हैं कि इसका कोई भी पार्ट नहीं दिया है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है इसको। ये भी चैलेंज का अगला पार्ट हो गया आपका। अगला था आपको व्यान मुद्रा, कि व्यान मुद्रा में अंगुलियों के जो अगले भाग हैं उनका आपस में स्पर्श करना होता है। तो कौन कौन सी उंगली होती है, जिसमें तो अंगूठा हो गया, अंगूठे के साथ में तर्जनी हो गई, उसके साथ में आपकी ये मध्यमा हो गई। इन 3 को हम करते हैं, तो अंगुष्ठ, तर्जनी और मध्यमा, ABC। तो ये भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेबस के साथ डायरेक्ट मैच नहीं होता है ऐसा कोई पार्ट, क्योंकि
जो हमने हठयोग के ग्रंथ है वहां पे कहीं पर भी व्यान मुद्रा नहीं आती है, और अन्य कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां पे व्यान मुद्रा आपके सिलेबस में लिखी हो या कोई ग्रंथ ऐसा लिखा हो जिसके आधार पे हो। तो सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, सामान्य जो विषय हैं आपके लोक प्रचलन के उनके आधार पे ये कोई होगा या किसी अन्य ग्रंथ के आधार पे, अगर इस आधार पे कि ये सिलेबस से थोड़ा अलग है आप चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी आंसर इन्होंने सही दिया इसका, ABC फर्स्ट ऑप्शन। तो घेरण संहिता के अनुसार कामदेव की सदृश काया की प्राप्ति हेतु कौन कौन से योगाभ्यास आपके बताए हैं, तो ये आपका घेरण संहिता के अनुसार आपका दिया है। तो आप एक तो बस्ती का पार्ट आता है जल बस्ती, उससे भी आपका कामदेव के समान हो जाता है, और एक कपाल भाती में शीत क्रम जो कपाल भाती वो, ये दो इसमें है आपकी A और D। तो ये आपका AG टू मॉडरेट ही है, थोड़ा लाभ के संदर्भ में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा और सही इन्होंने स्वीकार भी किया है। अगला है कि जो श्रोणी पेशियां हैं, पेल्विक जो मसल्स हैं, उनके पोषण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यास कौन सा है। तो ये भी देखो कैसे किया जा सकता है। उड्डयन बंध पेट पे प्रभाव डालता है, पेल्विक मसल्स पे नहीं डालता, इसको हटा सकते हैं। विपरीत करणी मुद्रा तो आपके फ्लड के फ्लो को उल्टा करती है, ये भी नहीं हो सकता, आपका बिल्कुल अलग ही पार्ट है। बच गए आपके 3। तड़ागी मुद्रा है, उसमें पेट में आप हवा भर के अपने शरीर को ऐसा हल्का करके तालाब पे आप तैरने की दृष्टि से बनाते हैं, तो इसमें भी आपकी पेल्विक मसल्स पे कोई प्रभाव नहीं है। मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, ये डायरेक्ट आपकी पेल्विक मसल्स का यूज है। मूलबंध में भी हम गुदावलिंग को ऊपर की तरफ खींचते हैं, अश्विनी मुद्रा में कुछ इसी तरह का पार्ट होता है। तो ये जानकारी के आधार पे, आपको अलग से याद भी नहीं किया है तो आप अपने कॉमन सेंस के आधार पे इनको ठीक कर सकते थे। A और B फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा और वो सही भी दिया इन्होंने। आगे टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार एक कक्षा हेतु अनिवार्य कारक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। तो वहां पे 6 कारक आते हैं आपके कक्षा हेतु टीचिंग फैक्टर्स के रूप में। शिक्षण आ गया आपका, विद्यार्थी आ गया, और आसपास का जो एटमॉस्फियर है, पर्यावरण है, वो आ जाएगा। तो A, C और D दिए हुए ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा और उन्होंने सही ही दिया भी है आपका। अगला है आपका कि वही उसी बुक के अनुसार योग की प्रायोगिक क्रियाओं के शिक्षण में सम्मिलित हैं, कि जो भी आपके प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिसेस जो है आपकी योगा की, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, वो आपको बताना था। जैसे ऑब्जर्वेशन है, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो उस बुक में यूज किए गए हैं कि जो भी योगिक प्रैक्टिसेस है, कोई जैसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा टीचर, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से तभी तो आप सीख पाएंगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया। फिर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे जिससे उसको सीख पाए, फिर बाद में उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस जो योगा की जो प्रैक्टिसेस है, इसमें तीनों चीजें आप मेनली इन्वॉल्व रहती है, ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिसेस। रीडिंग बुक्स आदि है, ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए है। अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज और मॉडल्स है, ये भी उसी की पार्ट के लिए होता है थोड़ा सा। जो डायरेक्ट आपका यौगिक प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ पार्ट आपका ये B, C और E अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें आपका बन जाएगा। सही दिया उन्होंने भी। फिर उसी बुक से फिर क्वेश्चन है आपका कि उसके लिए उपयुक्त सिद्धांत कौन से हैं। मान लो आपको याद भी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, टीचिंग प्रिंसिपल्स में इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता डायरेक्ट रिलेटेड, तो बी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा हट गया, बच गया आपके तीसरा और चौथा। सी और ई कॉमन है, ए और डी में से आपको देखना है। ए है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और ई है सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इन दोनों में से कौन सा पार्ट आपको जो टीचिंग की दृष्टि से सही लगता है? साइकोलॉजिकल सीधा पार्ट है, क्योंकि साइकोलॉजी टीचिंग के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सोशियोलॉजिकल पार्ट उतना रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ए वाला पार्ट आप कह सकते हैं। तो ACE फोर्थ ऑप्शन आके इसमें बन जाएगा। ये भी आपका थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप इसको इजीली कर सकते थे, कठिन कुछ नहीं था ऐसा। फिर आपका है महर्षि हिरण्य ने कौन कौन से ध्यान बताएं, ये पहले भी आ चुका आपकी परीक्षाओं में। वहां स्थूल ध्यान की बात है, सूक्ष्म ध्यान की बात है, ज्योतिर्ध्यान की बात है। डायरेक्ट फैक्ट है, इजी में ही आएगा आपका BDE थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा और सही दिया उन्होंने। अगला प्रश्न है आपका कि घेरण संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी योगासन है जो प्रदीपिका में नहीं बताए, नहीं वाले बताने आपको। तो वहां गौमुखासन तो है ही, सी वाला पार्ट, तो सी हटा दीजिए आपका, तो सेकंड और फोर्थ हट गया। ADE BDE, तो DE तो कॉमन, उसको छोड़ दो। ए और बी में से देखो कि वीरासन और गुप्तासन। तो वहां देखें कि वीरासन तो दिया है, वहां पे गोमुख भी है, वीर भी है, याद ही है। गुप्त आसन वहां पे नहीं है, तो इस आधार पे थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा। एलिमिनेशन से आप जल्दी कर सकते थे, यदि कम भी याद होता तब भी कर सकते थे।
और सही आंसर उन्होंने दिया है। अगला है आपका कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कॉन्कोमिटेंस ऑफ विशुद्धि चक्र, कि विशुद्धि चक्र के शरीर क्रियात्मक सहगामी निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। और विशुद्धि चक्र हमें पता है कि कंठ में होता है आपका, तो उस दृष्टि से आप देखिए कौन कौन से पार्ट है आपके जो उसके सहगामी शरीर क्रियात्मक रूप से हो सकते हैं। तो उसमें जो भी पार्ट आपके कंठ के आसपास का होगा उसको हम चूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कि फेरेंजियल सेंटर ऑफ चेस्ट है, ये तो कंठ के पास नहीं है, नीचे आ गया आपका हृदय में अनाहत चक्र के पास में, इसको हटा दो। मिडवे बिटवीन स्क्रोटम एनस, ये तो नीचे चला गया आपका, ये मूल चक्र आदि ये जो आपके उनकी तरफ चला गया, हटा दो। फेरेंजियल ये कंठ के पास का पार्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट सी हो जाएगा। यूट्रोवेजाइनल प्लेक्सिस है, ये भी आपका नीचे की तरफ चला गया। लेरेंजियल नर्व प्लेक्साई है, ये भी आपका कंठ का पार्ट है, तो सीधा डायरेक्ट है। देखो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट नहीं याद किया हो कि विशुद्धि चक्र किनके साथ जुड़ता है, लेकिन हमें पता है विशुद्धि चक्र कंठ का है और आप तुरंत इनको देख के मैच कर सकते हैं। तो सी और ई ये आपको कॉमन सेंस से, ये मॉडरेट का, हार्ड नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं था, सी और ई मॉडरेट लेवल तक कह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन और सही उन्होंने दिया भी है। आगे मैचिंग के क्वेश्चन है आपके, आपको मैच करना है। जैसे निधिध्यासन, आत्मनिवेदन, अल्पद्वार, नाद स्फुरन, ये किसके साथ मैच होगा। तो आत्मनिवेदन तो नाद भक्ति सूत्र में भक्ति का पार्ट है, तो बी का 4 हो गया आपका, बी का 4 एक सही हो गया। देखो मैचिंग क्वेश्चन तो बहुत जल्दी होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा इसमें। बाकी देखो निधिध्यासन एक ज्ञान की साधना है, अल्पद्वार ये मठ के लक्षण में आता है, नाद स्फुरन आदि नाद की स्फुटता ये हठ सिद्धि के लक्षणों में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको इसमें बन जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगली मैचिंग देखिए, भगवत गीता के अनुसार दी है आपकी आत्मन्येवात्मना तुष्ट, कई बार मैंने आपको क्लास में बोला है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में आता है। तो सी का 1, सी का 1 देखो एक सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, सही भी दिया है इन्होंने। और एक आपका हो जाएगा 4, असंयतात्मना योग दुष्प्राप, ऐसी वहां पंक्ति आती है कि जिसका अपने ऊपर संयम नहीं है उसके लिए योग क्या दुष्प्राप्य है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जनः, तो ये लोक तद अनुवर्तति, श्रेष्ठ के लिए कहा जाता है कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है लोक वैसा ही अनुवर्तन करता है। श्रुत और श्रोत भोग से पार निर्वेद, ये भी गीता की ही पंक्ति आपकी वहां पे है। तो वहां पे क्यों ऐसा सकता कि श्रोत और श्रोतव्य, वैसे तो श्रोत गलत लिखा उन्होंने, श्रुत और श्रुतस्य श्रोतव्यस्य च ऐसा है, तो श्रोतव्य लिखना चाहिए। तो उससे जो हट जाता है वो निर्वेद हो जाता है, और निर्वेद भी कब होता है, जब मोह कलिल इत्यादि जो कर्म है उन कर्मों का त्याग कर दे। ये थोड़ा सा डी वाला कठिन था, लेकिन इसकी हमें नहीं भी पता होता तो और जो ऑप्शन है उसके आधार पर हम आंसर्स को चूज कर सकते थे। सही दिया इन्होंने आपका ये, और सरल भी था आपका, कठिन भी नहीं था, इजी में ही कहेंगे इसको। ये आपका त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार जो अलग अलग परिभाषाएं दी है उनके बारे में है कि जैसे अगर आप सरलता करना चाहो, किसी को याद भी नहीं हो, मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूं ऐसा चिंतन करना, चिंतन होता है ध्यान, तो सी का आपका 2 बनता है। देखो एक सही हो गया, सी का 2, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। और चित्त का अंतर्मुखी जो भाव होता है उसको प्रत्याहार बोलते हैं, चित्त का निश्चली जो भाव है आपका उसको धारणा बोलते हैं, पर तत्व में सतत अनुरक्ति ये नियम कहलाता है। तो सिंपल ही था आपका, इजी में कहेंगे इसको, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके कुछ। तो ये आपका इससे है योग सूत्र से, ऋतम्भ्रा तत्र प्रज्ञा, ये आपका समाधि पाद का है आपका, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्रह्य क्रम, ये कैवल्य पाद का है आपका, कूर्मनाड्यम स्थैर्यम विभूति पाद का, कृतार्थम प्रतिनष्टम ये साधन पाद का है। तो एक आपका 4 होना चाहिए, एक का 4 फर्स्ट ऑप्शन, कितना इजी पार्ट है, तुरंत हो जाता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुछ पार्ट जोड़े हैं इन्होंने लाभ के कि किसका क्या लाभ है आपका। जैसे सूर्य बोधि का है आपका वात दोषघ्नः, कि वात के दोषों का हनन करने वाला, तो एक का आपका 3, एक का 3 एक सही हो गया आपका। उज्जाई है आपका, उसका है अग्नि को, शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला। शीतकारी का है आपका कामदेव वाला आता है, वो दूसरा कामदेव बन जाता है। भस्त्रिका का है 3 दोषों का हरण करने वाला, वात पित्त और कफ, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका आगे फिर रिपीट करके पूछेंगे थोड़ा अलग ढंग से। ये वर्टिब्रे पूछ रखे हैं कि कौन कौन से वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है। सर्वाइकल आपके 7 होते हैं, तो ए का 3, चलो और भी है। थोरेसिक 12 होते प्रसिद्धि है। स्पाइन में वर्टिब्रे भी होते हैं आपके,
तो हाँ, तो बी का आपका हो गया 12, बी का 12 मतलब बी का 4, तो आपका थर्ड ऑप्शन बन गया आपका, ए का 3 और बी का 4 थर्ड ऑप्शन। बाकी सबको पता ही है, नंबर में आपके 5 होते हैं, कोकोक्स में 4 होते हैं, और ये जो दिए गए हैं आपके, ये आपके बच्चों के हिसाब से आपके दिए गए हैं। आगे देखिएगा आपका, हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये विवेक चूड़ामणि से दिया है, इस पे भी आप चैलेंज कर सकते हो। विवेक चूड़ामणि आपका शंकराचार्य का ग्रंथ है, और वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उससे आपका प्रश्न दिया है, तो इस आधार पे आप चैलेंज कर सकते हो उसको। बाकी अगर करना चाहो तो आप ऑप्शन को देख के मैच कर सकते हो, जैसे मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा, और मुमुक्षुत्व का अर्थ भी आपको पता है कि मुक्ति की जो इच्छा है उसको ही मुमुक्षा बोलते हैं, तो डी से आपका सेकंड मैच होता है। ठीक हो गया, इतना हो गया। अनासक्ति, अनासक्ति मतलब आसक्ति का न होना, ये वैराग्य के साथ मैच होता है आपका, ए का 3, ए का 3 आपका ये हो गया, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, परिपूर्णता के गुण षड संपत्ति आ जाएगा। विभेदन मतलब अलग अलग जानना, वो विवेक के साथ हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी का गलत हो और वो चैलेंज करना चाहते हो, तो इस सिलेबस से चूंकि बाहर है, इस आधार पर आप इसको चैलेंज कर सकते हो। वैसे ऑप्शन इसका किया जा सकता था, थर्ड ऑप्शन इसमें बनेगा। अगला है आपका, कौन कौन से आसन से कौन कौन सी मसल्स स्ट्रेच होती, ओवर स्ट्रेच होती आपकी, ये भी मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके आधार पे या कुछ आप जान सकते हैं कि किस क्रिया का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है आपका। जैसे पश्चिमोत्तानासन है, हैमस्ट्रिंग्स होते हैं आपकी थाई के नीचे की जो मसल्स होती हैं, तो अब सीधा पता है जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो थाई के नीचे की जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होती हैं उन पे बड़ा खिंचाव पड़ता है, तो एक आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया। चलिए 2 दिए गए हैं आपके। त्रिकोण आसन है आपका, प्रक्रिया तो आपको पता ही है त्रिकोण आसन की, थोड़ा हम झुक के साइड में मुड़ते हैं आपका जो भी है पार्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि ओब्लिक जो मसल्स होती हैं, एब्डोमेन की आपकी साइड की मसल्स होती हैं दोनों तरफ की, तो उसमें पूरा खिंचाव पड़ता है, क्योंकि हम जब थोड़ा सा मुड़ते हैं उसमें नीचे की तरफ होके, तो ये आपका त्रिकोण आसन सीधा सीधा दिख रहा है, थर्ड पे मैच हो जाएगा। राजकपूत आसन है आपका, राजकपूत आसन की प्रक्रिया आपको पता ही है, थोड़ा सा बैठ के हम पीछे की तरफ झुकाते हैं बैक को इस तरह, तो इसमें आपका मुख्य जो खिंचाव पड़ता है वो आगे का जो पार्ट आपका छाती का उस पर पड़ता है, तो उसमें इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, तो राजकपूत आसन का सेकंड हो जाएगा। हलासन है आपका, पीछे की तरफ पैरों को लेके जाते हैं, तो उसमें आपकी बैक की, अपर बैक की ट्रेपीजियस मसल्स होती है, तो इससे भी पता लगता है हलासन में चूंकि मुख्य जो जोर पड़ता है आपका वो गर्दन के पास की जो मसल्स है वहां पे पड़ता है, और ट्रेपीजियस की जो मसल्स है वो वहीं की ही होती है। तो क्रियाओं और थोड़ा वो मसल्स कहाँ की हो सकती है, मसल्स के काफी कुछ नाम हमने पढ़े ही थे क्लास के अंदर, तो आप मैच कर सकते थे। तो मैं इसको हार्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन किया जा सकता था, कठिन नहीं था। तो उस आधार पे आपका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, और वो सही भी दिया उन्होंने। अगला है, देखो ये सूर्य भेदी वाला फिर दोबारा से घुमा के पूछ लिया उन्होंने, पहले संस्कृत में दिया था अब हिंदी में, ये रिपीट है क्वेश्चन आपका। सूर्य भेदी, वातहर, उज्जाई था आपका, फिर शीतली, फिर भस्त्रिका, ऊपर भी यही तरह की चीजें आपकी आई थी। उज्जाई है आपका वो कफ का हरण करता है, और जो शीतली है आपका वो पित्त का हरण करता है, पित्त ज्वर आदि के आता है वहां पे। भस्त्रिका त्रिदोष ऊपर पढ़ाई था हमने, उस आधार पे आपका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का सेकंड, और ये सही ही दिया उन्होंने। आगे देखिए, ये फिर मसल्स के बारे में पूछ लिया कि अलग अलग जो आपके मूवमेंट है मसल्स के, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तो उसमें आपको आसन बताने की कौन कौन से होंगे। ये सब मूवमेंट के वर्ड हमने पढ़े थे, एबडक्शन या मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये कैसे कैसे होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पर मूवमेंट होती है, ये सब हमने देखा था। अब आसन की प्रक्रिया आपको पता ही, कौन आसन कैसे होता है, उस आधार पर आप इनको मैच कर सकते हैं। तो एबडक्शन में होता है कि जब हमारी शरीर की मूवमेंट, हमारी मिड लाइन जो है बीच की, शरीर का जो एक्सिस होता है पूरा उसको, उससे जब दूर होती है उसको एबडक्शन कहते हैं। तो पर्वतासन में देखिए, मिड लाइन से हमारा ऊपर का जो हिस्सा था हिप्स का ऊपर, वो ऊपर उठता है, मिड लाइन से दूर हो रहा है आपका, तो एबडक्शन मूवमेंट आपकी पर्वतासन में आ जाएगी। फिर आपकी है मीडियल रोटेशन, ये तो बहुत सिंपल था, जैसे गरुड़ासन है, इसमें हाथों और पैरों को हम रोटेट करते हैं, तो रोटेशन वाली जो पार्ट आपका वो बी से 1 हो जाएगा।
तो ए का हो गया आपका 2 कहीं है, बी का 1, इसी आधार पर आपका थर्ड ऑप्शन आपका बन जाता है। बाकी और भी समझ लीजिए। फिर होता है आपका फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में होता है आपका कि जहां पर हम मसल्स के बीच के एंगल को कम कर रहे होते हैं उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे वज्रासन है, पैरों को हम मोड़ते हैं तो पैरों के बीच का, नी के पास में आप देखें थाई का और नीचे के काल्स का बीच का जो एंगल है वो आपका कम किया जा रहा है, तो सी का आपको 4 हो जाएगा। एक्सटेंशन होते हैं जब हम एंगल को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, मसल्स के बीच की। जैसे पश्चिमोत्तानासन है, तो इसमें पीछे का जो बैक का जो एंगल है आपका वो आपका बढ़ रहा है। जैसे हम सीधे खड़े हैं, खड़े में आपका 180 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो वो एंगल आपका रोटेट होके 180 डिग्री से बढ़ रहा है। इस आधार पर आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा। तो हार्ड तो है लेकिन फिर भी किया जा सकता था, आप लोगों ने पढ़ा था। फिर आपका है आर्य के अष्टांगिक मार्ग का क्रम क्या है आपका। ये तो इजी क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा हुआ आप लोगों का। तो सबसे पहले आता आपका सम्यक दृष्टि, उसके बाद आता है आपका सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक, फिर सम्यक कर्म, फिर सम्यक आजीविका। ये CBAED सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। इजी क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका श्री भगवत गीता के अनुसार योग के प्रवर्तकों का सही क्रम है। अब ये भी आप इस पे वो डाल सकते हैं चैलेंज, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस से बाहर है। ये भगवत गीता के चौथे अध्याय में योग के प्रवर्तकों का क्रम दिया है और फोर्थ अध्याय आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस पे भी चैलेंज किया जा सकता है। कई क्वेश्चन हो गए चैलेंज के, सबको ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ठीक करना चाहते तो इसको कॉमन सेंस के आधार पर ठीक कर सकते थे, क्योंकि प्रारंभ आपका, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही कहा है तो प्रारंभ तो कृष्ण से होगा ही, तो बी आपका पहले ही आएगा। और अगर यदि कुछ कुछ नाम सुने हो आपने इनके कि कौन पहले क्या है कुछ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे राजर्षि है, राजर्षि ये ऋषि मतलब बहुत सारे ऋषि, ये सबसे बाद में हुए हैं, सबसे बाद में आ गया आपका। ए भी आ गया। सी और डी, सी हो गया इक्ष्वाकु और डी हो गया आपका विवस्वान। इनमें से आपको देखना था कि कौन पहले होगा कौन नहीं होगा। तो विवस्वान बोलते हैं सूर्य को, तो सूर्य पहले होगा। इक्ष्वाकु वंश के जो व्यक्ति हैं वो तो बाद में हुए आपके, तो उनको बाद में करेंगे। इस आधार पे आपका BDCAE ये थर्ड ऑप्शन आपका होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस से बाहर का पार्ट है। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठे तक का क्रम क्या है। तो वहां पे क्या क्या आता आपका, निद्रा, आलस्य, ठीक है, ये आ गया। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि सब चीजें आती हैं, तो आपको सीक्वेंस वाइज इनको लगाना है। तो जैसे आपने योग दर्शन के अंदर चित्त विक्षेप पढ़े ना, तो मैंने आपको बताया भी था उस समय जब याद कर रहे थे इसको, उसी के साथ मैच होता है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति। तो संशय प्रमाद, संशय मतलब साधना पर शंका। अब यहाँ पे क्या उन्होंने डायरेक्ट संशय ना लिख के ना उसी को थोड़ा हिंदी में अनुवाद करके शंका लिख दिया, बात तो वही है। तो ई आ गया, एक से ही आपका हो गया EDBAC। तो संशय, प्रमाद, आलस्य ये हो गया, फिर निद्रा और फिर आपका प्रमा। इस निद्रा फिर आपका ही साधना से प्रेम। तो साधना से प्रेम मतलब अविरति, ठीक है, इस तरह से आपको रखना विरति वाला पार्ट। ये थोड़ा सा अलग दिया है साधना से प्रेम ना, ये कि वैसे तो डायरेक्ट मैच नहीं होता है, वो जो शब्द वहां पे लिखा गया है उस शब्द से विरति लिखा है वहां पे, तो लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है तो दे सकते हैं। बाकी जो पार्ट है वो आपके सही सही मैच हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। पातंजलि योग सूत्र का आपका नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए, मतलब शौच, संतोष इत्यादि से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका क्रम रखना है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, कठिन तो नहीं कहेंगे। शौचात स्वांग जुगुप्सा पर ही असंसर्ग, ठीक है। फिर दुख, उसके अंदर इतना तो पाठ हुआ, फिर आगे 5 का क्रम और आता है कि सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय, आत्मदर्शन योग्यता इत्यादि, सत्व शुद्धि। तो सौमनस्य पहले आ जाएगा, बी, बस एक से ही हो गया आपका BCDEA। तो शौच का आ गया, फिर संतोष का, अनुत्तम सुख लाभ आ गया, फिर तप का, कायेंद्र सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि आ गया, स्वाध्याय का, इष्ट देवता संप्रयोग आ गया, और ईश्वर प्रणिधान का समाधि सिद्धि। तो आपका सही ऑप्शन दिया उन्होंने, गलत नहीं दिया है। ये आपका उनका आ गया मैस्लो की हायरार्की का, साइकोलॉजी से, ये भी आपने कई बार याद किया है। तो पहले तो आती है आपकी फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती, ई, एक सही हो गया, देखो सेकंड ऑप्शन बन गया आपका, ई आ गया। फिर नीड फॉर सेफ्टी आती है आपकी, फिर उसके बाद में एफिलिएशन, अफेक्शन का पार्ट आता है, फिर एस्टीम का पार्ट आता है, फिर सेल्फ अटेनमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पार्ट आता है। ये भी ईजी के अंदर ही हम इसको रख सकते हैं।
सही ऑप्शन उन्होंने दिया, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ई वाला सेकंड ऑप्शन। फिर आपका चक्रों का पार्ट इन्होंने कहा है कि इनको ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है आपका, लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। ये पार्ट आपका मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो मूलाधार से क्या क्या रिलेट होता है वो आप देख सकते हैं। क्या क्या रिलेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट में देखिए ABCE एसोसिएटेड विद ड्राउजीनेस एंड स्लीप, स्लीप वाला पार्ट लगता नहीं मूलाधार के साथ में हो आपका। बी में न्यूट्रलाइज पॉइजनस एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ये हो गया। सी में प्रिमिटिव एंड डीप रूटेड इंस्टिक्ट्स एंड फियर लाई, फियर का पार्ट हो गया आपका। और ई में हो गया हीट वाइटैलिटी डायनेमिज्म जनरेशन रिजर्वेशन। कठिन तो है, लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर क्लास के बारे में रिकॉल करें, तो इमोशंस का जो पार्ट था आपका अलग अलग, तो उनके बारे में मैंने मूलाधार चक्र को रिलेट किया था। तो उस आधार पे सी से आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसी से आपका थर्ड ऑप्शन बन जाता है CAEDB। फिर भी कठिन था, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। कभी कोई एक आधा क्वेश्चन कठिन आ ही जाता है, तो फिर भी कॉमन सेंस के आधार पर आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर लेते हैं, कभी कभी अगर आपकी इस तरह के सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको नहीं आता हो, तो आप ऑप्शंस को देखो। कभी कभी मैच कर जाता है, हमेशा तो नहीं कहूंगा। जो चीजें रिपीट होती हैं उनको देखो। ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन की संभावना कम है। BCED ये तो अलग अलग ही दिए हैं, छोड़ दीजिए इनको। तो EDDC या फिर DD है तो आपका ये भी छोड़ दीजिए। फिर BB है, तो आप देखेंगे थर्ड पे ही ज्यादा आपका रिपीटिशन हो रहा है। इस आधार पे भी कभी कभी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो जब आपको डायरेक्ट आंसर ना आ रहा हो। तो अगर चक्रों के आपके दल पूछे हैं, ये भी सिंपल है आपका। पहले वाले में आते हैं 4, फिर 6, फिर 12, फिर 16, फिर 2, इस तरह से कर सकते। BCDEA मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा, और सही दिया उन्होंने भी। आगे निद्रा के निम्नांकित के चरणों को क्रम से बताओ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से किया जा सकता है। कॉमन सेंस का पार्ट आपका कैसे है देखिए। पहले क्या किया, रीच अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, हमें पता है कि यह डीप स्लीप वाला पार्ट सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। लेकिन क्रम से अगर हम देखें क्या क्या आ सकता है, तो ए और बी में से देखना है, क्योंकि फर्स्ट क्रम में इन्होंने यही दिया है, ए या बी। ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट का पार्ट है कि माइंड को अनकॉन्शियस पार्ट पे लेके जाना, बिल्कुल डीप वाला पार्ट है। बच गया आपका बी, रिलैक्सेशन ऑफ लार्ज मसल्स। तो सबसे पहले हमारे जो बड़ी बड़ी मसल्स है हाथ की पैर की, उनको रिलैक्स करेंगे। फिर उससे जो छोटी है स्मॉलर, ई वाला आ जाएगा। फिर उससे भी छोटी स्मॉलेस्ट ये आ जाएगा। तो इसी से पता लग गया BED। BED मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बनता है BEDCA। फिर जो आपकी इंद्रियों का जो है आपका स्मेल का, टच का, हियर का, उसको कट कर दो। फिर सबसे लास्ट में आप पहुंचते हैं अनकॉन्शियस माइंड पे। तो ये मैं इजी और मॉडरेट के बीच में रख रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ा हो, लेकिन आराम से कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन किया जा सकता है, इसमें कठिन कुछ भी नहीं था। ऑप्शन आपके इजी थे, और उन्होंने सही आंसर स्वीकार भी किया है। अगला आपका महर्षि गेरंड द्वारा संप्रेषित धोती अभ्यास का सही अनुक्रम चुनिए। कि धोती अभ्यास में इन्होंने क्या कर रखा है, अंतर्धोती आदि कई सारी धोती है ना, उनके भी अंदर के भेद प्रभेद ले रखे हैं। तो सबसे पहले आपका आता अंतर्धोती, ठीक है, सी वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आपका दंतमूल वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका कपाल रंध्र उसी में आता है आपका। नहीं, उसी क्रम से देना, आपको थोड़ा कठिन है ये, मैं हार्ड की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर की ही चीजों को क्रम में रख रखा है इन्होंने। फिर बी आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका दंड धोती, और फिर उसके साथ में वमन धोती। इस तरह से CABED। तो थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि सही सही सारे क्रम याद होंगे तभी आप इनको सेट कर सकते थे, और सही आंसर भी दिया उन्होंने। अब देखिए कथन कारण वाले। देखो श्रुत और श्रोत का मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, और यहां भी पूछ लिया कि श्रुत और श्रोत, श्रोतव्य सभी भोगों से परे निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा। जो भी भोग है संसार में, जिनके बारे में हमने सुना है या जिनके बारे में आगे सुनेंगे, उन सब से निर्वेद मतलब बोलते हैं शांति को, उनसे हटके वो शांति को प्राप्त हो जाएगा। सही कथन है आपका, गीता में आता है आपका। कब हो जाएगा, ये दूसरे अध्याय में ही आपका ये, जब बुद्धि मोह कलिल के पार जाएगी। मोह कलिल मतलब ये आपके अज्ञान आदि, राग आदि जो द्वेष, उनको मोह कलिल कहा जाता है। उससे जब पार चली जाएगी, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, ऐसी पंक्ति वहां पे गीता में आती है। तो दोनों सही है, सही कारण भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, और इन्होंने वही स्वीकार भी किया है।
अगला है आपका, देखो सरस्वती और अरुंधति से पहले भी क्वेश्चन पूछा था, दोबारा भी आ गया। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं, योग कुंडलिनी से, बिल्कुल सही कहा है। और योग कुंडलिनी उपनिषद में सरस्वती चालन के बारे में चर्चा की गई, ये भी सही बात है, ये पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा प्रकारांतर से। दोनों ही कथन सही है आपके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला, यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हो तो प्राण मध्य मार्ग में नहीं चल सकता। कई ग्रंथों में आता, सही बात है, जब नाड़ियां शुद्ध हो, मल से रहित हो, तभी प्राण आपकी सुषुम्ना में जा पाएगा, नहीं जा सकता अन्यथा। कारण दिया कि मल से व्याप्त नाड़ियां जब निर्मल हो जाती तभी साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। अगर हम देखें, ऊपर पाठ कहा था कि जब नाड़ियां मल से भरी हुई हो तो प्राण सुषुम्ना में नहीं जा सकता, तो प्राण सुषुम्ना में क्यों नहीं जा सकता, तो वो पार्ट आगे बताएं तो आपका कारण सही बनता है कि मलों से व्याप्त नाड़ियां जब निर्मल हो जाती हैं, निर्मल हो जाती, तो यहां तो बात निर्मल हो जाने के बाद की बात है, तब साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। तो उस बात को सही सही कारण के रूप में नहीं कहा, अगर थोड़ा जबरदस्ती जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, लेकिन पाठ क्या आना चाहिए कि मल के भरे रहने पर प्राण क्यों नहीं जा सकता, उस चीज को यहाँ पर कारण में बताएं। लेकिन वो पार्ट इन्होंने नहीं बताया, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेट तो हो रहा है। हो सकता है कि वे दोनों ही ऑप्शन स्वीकार कर ले कि सही व्याख्या है और सही व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी सही व्याख्या वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम लगता है, व्याख्या नहीं वाला पार्ट इसमें ज्यादा ठीक लगता है। जो लोग चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज्यादा मजबूत पार्ट नहीं लगता है, बाकी किया जा सकता है करना चाहे तो। फिर योग निद्रा के बारे में पूछा उन्होंने कि योग निद्रा में चेतना का उत्तरोत्तर प्रत्याहार किया जाता है और इसे इसके स्रोत की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है। अब योग निद्रा की प्रक्रिया अगर किसी को पता हो तो आप इसको अच्छे समझ सकते हैं कि योग निद्रा में क्या करते हैं, उत्तरोत्तर मतलब आगे आगे हम क्या करते हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार का पार्ट भी तो क्या होता है, बाहर के विषयों से अपने इंद्रियों को हटाकर अंदर की ओर लाना। योग निद्रा में भी यही पार्ट है। योग निद्रा कॉन्शियसनेस इज प्रोग्रेसिवली विथड्रॉन एंड रिडायरेक्ट इंटरनली टुवर्ड इट्स सोर्स, बिल्कुल सही बात है। फिर कि व्हेन कॉन्शियसनेस डिसोसिएट इटसेल्फ, कि जब हम चेतना को बाहर से हम डिसोसिएट करते हैं फ्रॉम बोथ द सेंसरी ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स, दोनों ही, चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर हो, कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ग्रेजुअली लॉस्ट। हमें बाहर की चीजों का कब पता लगता है, जब सेंसरी ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स आपके, जब आपके इनमें आपका एसोसिएशन बना हुआ है, कॉन्शियसनेस इनमें बनी हुई है, तब हमें बाहर की चीजों का पता लगता है। लेकिन जब हमने इनका कॉन्शियसनेस का डिसोसिएशन कर दिया इनके बीच में आपका, तो अब आपका जो सेंसरी कॉर्टेक्स है आपका, उसका बाहर की तरफ से संबंध हट जाता है। इसी कारण से आपकी जो चेतना वो अंदर की तरफ आती है। तो दोनों पंक्तियां सही है, बिल्कुल सही व्याख्या भी है। थोड़ी शब्द जो है ना वो थोड़े अजीब से हैं हिंदी में, लेकिन अगर आप इंग्लिश से इसको देखेंगे तो आप बता सकते हैं, वो सही कारण भी है बिल्कुल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा और वो सही भी दिया इन्होंने। अगला है आपका, योग कार्यक्रम में प्रदर्शन विधि में अभिप्रेरण और उच्च शिक्षा अंतर्भूत होती है। इंग्लिश में देख सकते हैं इसको, द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज हाई एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वैल्यू इन योगा प्रोग्राम। तो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा था उस पुस्तक जो योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों के आधार पे। डेमोन्स्ट्रेशन में हम किसी क्रिया को करके दिखाते हैं, और आप देखेंगे प्रैक्टिकल जो आपकी पार्ट है योगा के प्रोग्राम्स, आपके मोटिवेशन के, एजुकेशनल के आदि, इसमें बहुत इफेक्टिव पार्ट है। उनके माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिकल पार्ट सिखा सकते हैं। तो ये हाई एजुकेशनल और मोटिवेशनल प्रोग्राम है, सही बात है। रीजन दिया, इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग एंड इट इज मिक्सचर ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग। ये भी सही बात है कि हम देखकर चीजों को सीखना या करके चीजों को सीखना, और ये किस चीज का मिक्सचर है आपका, प्रैक्टिकल टीचिंग और प्लस थ्योरी। तो यहाँ पे कुछ साथ साथ में एक्सप्लेन भी किया जाता है और साथ में चीजों करके भी दिखाया जाता है। इसी कारण से इसको हाई एजुकेशनल और मोटिवेशनल वैल्यू प्रोग्राम कहा जाता है। बिल्कुल दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा। आगे आपके ये अनुच्छेद वाले पार्ट आ गए हैं, और अनुच्छेद में आप देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है। आज का मानव समूह किस प्रकार के रोगों से प्रभावित हो रहा है, तो आपको दिखा था कि जटिल, है ना, जटिल शारीरिक रोगों से प्रभावित हो रहा है। डायरेक्ट पार्ट है, बिल्कुल सिंपल। तो आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, सही दिया है। अगले में पूछा कि व्याधि के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण है, तो देखेंगे आपका रस की विषमता है
धातु रस उपकरण की विषमता उत्पन्न हो जाती है, नहीं ये सब पार्ट आपका दिया है, तो हम कह सकते हैं रस की विषमता, ये आपका मुख्य एक कारण है। आपको मिल गया होगा ना, जिस मानव शरीर में धातु दोष धातु रस उपकरण की विषमता स्थिति उत्पन्न हो जाती है, शारीरिक व्याधा है, जीव दोष पूर्ण जीवन शैली। आगे देखिएगा, आप स्वयं भी कर सकते हैं, फटाफट जो हो रहा है मैं बता रहा हूं आपको। धातु की संख्या बताई गई, कुछ लोगों ने क्या कहा ना, यहाँ पे एक पंक्ति आती है अन्य 6 धातु का निर्माण, तो लोगों से 6 ही धातु है, लेकिन अन्य 6 धातु का है ना, रस से अलग 6 धातु, तो प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगी, सिंपल सा पार्ट था तीसरा, लेकिन लोगों ने गलत कर दिया, ये थर्ड सही दिया उन्होंने। यौगिक जीवन शैली की शुरुआत संभव है आपकी आहार और अभिरुचि को सुधार कर, मुझे लगता है यही है, आहार के प्रति हमारी आदत और अभिरुचि को सुधार कर यौगिक जीवन शैली की हम शुरुआत कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन बनेगा, सही दिया उन्होंने। और अगला है आपका, भारतीय शास्त्रों में आहार के प्रति विचारणीय तथ्य हैं, हित भूख मित भूख रित भूख, ये लास्ट की पंक्ति में आता है, वर्णित है हित भूख मित भूख रित भूख विरुद्ध आहार आदि, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा, ये भी सही है। अगला अनुच्छेद दिया आपका, ये स्वास्थ्य के संदर्भ में है, देखते हैं, नियमित योगाभ्यास करने वालों के मस्तिष्क में निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है, तो इसमें आपका मस्तिष्क कोशिकाएं और उनका संयोजन की बात आती है, ऊपर देखिएगा, ये मस्तिष्क कोशिका उनके संयोजन का पार्ट इसमें सहायक हो सकता है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, योगाभ्यास द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल उन्नत होता है, संज्ञानात्मक कौशल आपका शायद सजगता और चिंतन वाला ही होना चाहिए, ऊपर देखिए आपका, हाँ यहाँ पे दी आपका, जिसके फलस्वरूप ये ना, इसमें संज्ञानात्मक कौशल यथा अधिगम एवं स्मृति, अधिगम और स्मृति बनेगा, अर्थात फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ बनेगा आपका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसकी जांच हेतु एफएमआरआई का प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पे दो की बात आती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस का, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस है आपका, एफएमआरआई इनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। अगला है आपका, नियमित योगाभ्यास करताओं के मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में परिवर्तन होता है, ये भी ख्याल से वही होना चाहिए आपका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस वाला, किस भाग में परिवर्तन होता है, ये ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस योगाभ्यास ने करने तो अपेक्षा सुदृढ़ हुए हैं, जिन्होंने योगाभ्यास किया है और जिन्होंने नहीं किया है, तो जिन्होंने किया है उनकी दोनों पार्ट आपके सुदृढ़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका थर्ड हो सकता है। थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ, आप इनको दोबारा देख लीजिएगा, तो आप देखेंगे तो आराम से पता लग जाएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स निम्नलिखित में किस हेतु उत्तरदायी है, किस चीज के लिए उत्तरदायी है आपका, तो यहाँ पे ये पंक्ति है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स सूचना प्रक्रमण हेतु उत्तरदायी होता है, तो सूचना प्रक्रमण आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आपका हो जाएगा। तो आपने योग पे विचार किया, लगभग 4-5 क्वेश्चन थे या 6 क्वेश्चन जितने भी थे जिन पर हम चैलेंज कर सकते हैं, तो आज ही आप चैलेंज कर दीजिएगा, और भी दोपहर तक आप, क्योंकि 8 बजे का मैंने शायद आपको टाइम बताया था, तब तक लास्ट है आपका, उसके बाद उसकी जो फीस पे करनी है वो रात की 11:50 तक है, लेकिन आप एंड के टाइम की प्रतीक्षा न करके ये सब चीज़ें पहले ही कर दीजिएगा, तो जो जो भी संभावनाएं हो सकती थी विचार करके, शास्त्र आदि देख के मैंने आपको बताई। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसको शीघ्रता अति शीघ्र आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।